Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Mind Meets Biology 360, where curious minds master biology. We have started the first chapter of FSC biology, that is cell structure and function. इससे पहले हमने biology का introduction पढ़ा, cell discuss किया, cell is the structural and functional unit of all living organisms. इसके बाद हमने techniques used in cell biology, तकरीबन 10 techniques हमने discuss की. इसके बाद हम आए सेल वॉल की तरफ, व्हाट इज सेल वॉल. इसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द साइटोप्लाज्म. नाउ साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कौन से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में आज हम स्टार्ट करने लगे. डेफिनेशन क्या होगी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की? कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस इनसाइड द सेल. यानी सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी खास किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड यानी हैंग हुई होती हैं और जो कि अपना अपना खास फंक्शन परफॉर्म करती हैं. ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक सेल है. ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है. ठीक है, तो ये सारा एरिया हमने पढ़ा है कि इधर ये सारा साइटोप्लाज्म है. तो साइटोप्लाज्म में जो खास टाइप की स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं इनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं. सपोज हमारे पास आ गया माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, गोल्जी बॉडीज होती हैं इसके साथ, और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ स्मूथ होती हैं, कुछ रफ होती हैं. इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. तो ये क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, और वी कैन से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और एंडोमेम्ब्रेन्स. ठीक है, फर्स्ट टाइप तो ये हो गए. अब ये क्या है? एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स या एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या एंडोमेम्ब्रेन्स क्या है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इनसाइड द यूकेरियोटिक सेल. ये क्या है? ये ग्रुप है. किस चीज का? ऑर्गेनेल्स का ग्रुप है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं. That work together to synthesize, package, transport and recycle proteins and lipids. जो कि क्या करते हैं? जो लिपिड्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस करती हैं. इसके अलावा इसकी पैकेजिंग करती हैं, ट्रांसपोर्ट और रिसाइकल वगैरह ये सारा करती हैं, और इन कोऑर्डिनेशन करती हैं, यानी एक दूसरे की हेल्प करती हैं. सपोज अगर लिपिड एक जगह बन रहा है तो ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पे आएगा, यानी सारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ आएगा. उसकी सिंथेसिस, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, रिसाइकल ये सारी जो होगी ये कोऑर्डिनेशन में होंगी. तो क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो है ये यूकेरियोटिक सेल में, यानी ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं ग्रुप के फॉर्म में, और फिर ये फंक्शन जो है ये कोऑर्डिनेशन में करती हैं. एंडोमेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स जो है वो कौन से हैं, या एंडोमेम्ब्रेन के एग्जांपल्स क्या हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर इसकी एग्जांपल है. इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स, वैक्यूल्स एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये एग्जांपल हैं एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के. Clear? Now coming towards the second type of cytoplasmic organelles, that is non-endomembrane organelles or non-endomembrane system. Non-endomembrane system क्या है या non-endomembrane organelles कौन से हैं? These are not part of the endomembrane system and function independently. हमने पढ़ा कि जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है इसमें ऑर्गेनेल्स कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. यहाँ पर क्या हम डिस्कस करेंगे नॉन एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के बारे में कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. ठीक है, और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी हर एक का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है. इसके कंपोनेंट्स या एग्जांपल्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, जो कि अपना सारा फंक्शन जो है तो ये इंडिपेंडेंटली करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनेल पर डिपेंडेंट नहीं है. इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में. ठीक है, राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स शामिल हैं. ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये एग्जांपल्स हैं नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या नॉन एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स के. आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी. ठीक है,
साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आज हमने स्टार्ट किया हुआ है। जो फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ईआर हम इसको सिंपली कहते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? The term endoplasmic reticulum is made up of three words. First one is endo means inside, ठीक है, inside. Plasmic means cytoplasm or cell, and reticulum is the network. अच्छा, तो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे कि a network like structure that is present inside the cytoplasm or inside the cell, ठीक है, this is called as endoplasmic reticulum or ER. तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैटेंड सैक्स और सिस्टर्ने प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये किस चीज का नेटवर्क है या जाल किस चीज का है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्ने का। अब ट्यूब्यूल्स क्या है, सिस्टर्ने क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग यही इतना समझ लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कि इसमें ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ट्यूब्स लाइक, ठीक है, ऐसे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे सिस्टर्न में ऐसे फ्लैट एंड सैक्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्ने प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनेल्स होती हैं तमाम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ये ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्ने का नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ ईआर। ईआर वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड हिज कोवर्कर्स इन 1945, ठीक है। एमसीक्यू आ सकता है एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एमसीक्यू आपका आ सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि विच वन ऑर्गेनेल इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉन एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन थी, तो वहाँ पे जो पार्ट नहीं है नॉन एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स का, वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन थी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें करेक्ट ऑप्शन थी। इसके अलावा ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच वन ऑर्गेनेल इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, तो यहाँ पे यानी कन्वर्सली ये क्वेश्चन, ये ऑप्शंस भी आ सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में से जो गिवन हो तो आपने उस पर टिक मार्क करना है। नाउ केमिकल कंपोजिशन क्या है ईआर की? ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स which is present in very small amount and rRNA or ribosomal RNA. अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ ईआर। टाइप्स कौन सी हैं ईआर की या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की? टाइप्स कैसी हैं या कौन सी हैं? तो हमारे पास दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER इसे कहते हैं। अदर वन इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER इसे हम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम के स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग इतना समझ लें कि सपोज हमारे पास ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के क्लोज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सपोज हमारे पास ये स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इस पे जो डॉट्स या दाने दाने प्रेजेंट होते हैं इनको राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोसोम्स। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER कहते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट हमारे माइंड में आता है कि दीज आर इन्वॉल्व इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होते, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इन पर कोई राइबोसोम्स जो है तो ये प्रेजेंट नहीं होते और ये टुवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये SER। Coming towards the structure of ER is composed of cisternae,
जो कि फ्लैटेंड सैक है, ठीक है, और पाउचेज हैं। सिस्टम में प्लूरल है और सिंगुलर इसका होगा सिस्टम में। इसके अलावा ट्यूब्यूल्स पर प्रेजेंट होता है और इसके अलावा वेसिकल्स पर प्रेजेंट होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फर्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल स्टार्ट किया। हमने कहा कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं और जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, these are called as cytoplasmic organelles। फिर हमने क्लासिफिकेशन की साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की, एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कहा जाता है और एंडोमेम्ब्रेन कहा जाता है फर्स्ट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल को, जो कि क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स इनसाइड यूकैरियोटिक सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू सिंथेसाइज, पैकेज, ट्रांसपोर्ट एंड रिसाइकल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इसके कंपोनेंट्स या इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी apparatus, lysosomes, vesicles and vacuoles। तो इसके बाद हमने सेकंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया कि दिस इज द नॉन एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स और नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर फंक्शन नहीं करते, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। इसमें एग्जांपल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम्स, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन, ये सारे शामिल हैं। साइटोस्केलेटन के अंदर फिर माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स इंक्लूडेड हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल आज स्टार्ट किया कि व्हिच इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स और व्हिच इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endo means inside, plasmic means cytoplasm or cell, reticulum means network। Define हमने कैसे किया कि a network of membrane bounded tubules and flattened sacs present in the cytoplasm of eukaryotic cells। डिस्कवरी किसने की? पोर्टर एंड हिज कोवर्कर्स इन 1945। केमिकल कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड राइबोसोमल आरएनए। फिर हम आए टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज कॉल्ड एज RER and which is involved in the protein synthesis because small structures or ribosomes are present on this type of endoplasmic reticulum, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कहा जाता है इसको। इस पर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते जो कि टुवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं सेल में और जो कि लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रक्चर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये सिस्टर में ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आप लोगों को इधर तक समझ आ चुका होगा। Now coming towards the ultrastructure of ER, endoplasmic reticulum, or the components of the endoplasmic reticulum. There are three components of endoplasmic reticulum. First one is cisternae, second one is tubules, and third one is vesicles. Cisternae are flattened, elongated, membrane-bounded sacs. जो सिस्टर्ने होते हैं ये प्लूरल है और ये सिंगुलर इसका है सिस्टर्ना। अच्छा, ये सिस्टर्ने जो होते हैं ये फ्लैटेंड यानी फ्लैट और इलोंगेटेड लंबे मेम्ब्रेन बाउंडेड पाउचेस होते हैं या सैक्स होते हैं। ये प्रोमिनेंट होते हैं RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं सेल्स में, जिन सेल्स में, वहां पर ये सिस्टर्ने लोकेटेड होंगे। इसी वजह से जो सिस्टर्ने का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इसकी मेम्ब्रेन पे राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है, तो ये राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। These are present in cells actively synthesizing proteins। ऐसे सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि पेनक्रियाटिक सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। इन सेल्स में ये प्रोमिनेंट होते हैं और बहुत ज्यादा मोर अबंडेंटली ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, सिस्टम का स्ट्रक्चर आप देखें। अच्छा, ये सिस्टम है, देखें ये जो ये सारा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा जो पोर्शन है ये ER है, यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, जिसमें ये सारे पोर्शन RER, SER, वेसिकल वगैरह सारा, तो ये ER का स्ट्रक्चर है। ये जनरलाइज सेल है, सेल वॉल है, मींस ये प्लांट सेल होगा। अगर आप लोग एनिमल सेल्स यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे फिर सेल मेम्ब्रेन जो है तो ये सेल वॉल जो है सॉरी ये एब्सेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन बताया हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के करीब ही, क्लोज ही जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है
फ्लैट एंड सेट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिन पर राइबोसोम्स अटैच हैं, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्न, और ये जो स्पेस है सिस्टर्न के बीच में, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्नल स्पेस। ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे, ट्यूब्यूल जो है ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इस पर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये लॉन्ग नैरो ब्रांचिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स होती हैं। ये देखें, ये डायग्राम में कि ये लॉन्ग है, नैरो है और ब्रांचिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स है। फ्रॉम नेटवर्क विद इन द ईआर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक जाल या एक नेटवर्क से बनाती है। मोर अबेंडेंट इन एचईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये ज्यादा होती है, इसीलिए ये इसका कनेक्शन यानी एचईआर के साथ है, यानी एचईआर में ये प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होती है, इसलिए ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। प्रोमिनेंट इन लेयर सेल्स, स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन सी हैं, जैसे कि लेडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स सेल, ये जो है these are the steroid producing cells। इसके अलावा ये मसल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स, यानी वही बात हुई कि ट्यूब्यूल जहाँ पे प्रेजेंट होगी, जिन सेल्स की ईआर में ट्यूब्यूल ज्यादा होंगी, ठीक है, तो वो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगी। तो ट्यूब्यूल देखिए स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे लोकेटेड है टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन के क्लोज जो ईआर प्रेजेंट होता है और जिस पर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, दीज आर कॉल्ड एज दी ट्यूब्यूल्स, दीज आर इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। अब वेसिकल्स की बात करते हैं कि वेसिकल्स आर द स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स या पाउचेज होते हैं। These are mentioned here in the diagram। इसका क्या काम है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स बिटवीन ऑर्गेनल्स, ठीक है, तो लिपिड्स और लिपिड्स की जो सिंथेसिस होती है एचईआर में और प्रोटीन की सिंथेसिस आरईआर में जो होती है, तो वो इसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ये वेसिकल, यानी वेसिकल्स फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन विद द सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स। कि अगर सिस्टर्नी ने प्रोटीन सिंथेसाइज किया तो ये वेसिकल क्या करेगा कि उसको आगे और ऑर्गेनल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, और अगर ट्यूब्यूल ने लिपिड सिंथेसाइज किया हुआ है तो उसका आगे लेके तो और ऑर्गेनल्स की तरफ ये ट्रांसपोर्ट करेगा। कैन बट फ्रॉम ईआर एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू द गोल्जी बॉडी, ये ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बट की फॉर्म में यानी बट की फॉर्म में निकल आके तो एक अलग वेसिकल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में निकल आता है, ठीक है, और ये क्या करता है कि ये मटेरियल या लिपिड्स या प्रोटीन वगैरह को ये गोल्जी बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर करता है। This was all about the structural components of ER or ultrastructure of ER. Now coming towards the functions of ER. Functions of ER में हम first पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे functions of rough endoplasmic reticulum। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर का फंक्शन डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक सेल का न्यूक्लियस हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये सेल का एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। एज वी ऑल नो दैट न्यूक्लियस हैज डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, तो क्या होगा कि डीएनए जो है ये क्या करेगा कि न्यूक्लियस में हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो क्या होगा, डीएनए में न्यूक्लियस में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा थ्रू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है, यही मैसेंजर आरएनए क्या करेगा कि ये न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर आएगा साइटोप्लाज्मिक एरिया में, तो क्या करेगा ये मैसेंजर आरएनए ये टुवर्ड्स दी आरईआर, ठीक है, ये मूव करेगा और आरईआर में अंदर जाके तो ये फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस करेगा यानी प्रोटीन बनाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम दी मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ। तो क्या होगा कि ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पे आया और आरईआर के अंदर गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक प्रोटीन बनाया जिसको हमने ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी, इसने एक प्रोटीन बनाया। अब क्या होगा कि इस प्रोटीन की आरईआर में फर्दर मॉडिफिकेशंस होंगी, ठीक है, तो मॉडिफिकेशंस होंगी और क्या होगा कि इसके साथ एक पॉलीसेकेराइड और एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर प्रोटीन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। नाउ दिस
Now this compound which contains the protein molecule and a carbohydrate molecule is called as glycoprotein. ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा कि ल्यूमेन ऑफ दी RER में ये आगे जाएगा, मॉडिफिकेशन इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होंगी, ठीक है, और ये एक वेजिकल की फॉर्म में RER से इसकी बडिंग होगी, ठीक है, या इससे एक ट्रांसपोर्ट वेजिकल बनेगा। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो है इसमें ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद है, यानी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इसमें मौजूद है। अब ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो है ये क्या करेगा कि इस ग्लाइकोजन को टुवर्ड्स अनदर स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज गोल्जी बॉडी, ये उसे ट्रांसपोर्ट करेगा। गोल्जी बॉडी में इस ग्लाइकोप्रोटीन की इनकॉर्पोरेशन होगी, ठीक है, तो जब इनकॉर्पोरेशन होगी इस ग्लाइकोप्रोटीन की गोल्जी बॉडीज में, तो आगे जाके इसकी मॉडिफिकेशन फर्दर मॉडिफिकेशन होंगी, तो ये 3 फॉर्म्स में ये ग्लाइकोप्रोटीन आफ्टर मॉडिफिकेशन बाहर आ सकता है, ठीक है। यानी इसकी जब यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होगी, ये ग्लाइकोप्रोटीन की एंडोसाइटोसिस जब होगी गोल्जी बॉडीज में, ठीक है, तो ये आफ्टर मॉडिफिकेशन ये फिर 3 फॉर्म में एक्सोसाइटोस होके गोल्जी बॉडीज से बाहर आ सकता है। एंडोसाइटोसिस हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, और एक्सोसाइटोसिस हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज की बात हुई, यानी गोल्जी बॉडी की बात हुई, तो हम कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन इनसाइड द गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस हियर, एंड मूवमेंट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन outside the Golgi body is called as exocytosis. Exocytosis हो के ये exocytosis हो के ये 3 फॉर्म्स में बाहर आएगा। फर्स्ट जो है तो या तो ये मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, या तो ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इसमें एज अ रिसेप्टर्स, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये आफ्टर मॉडिफिकेशन या तो सेल मेम्ब्रेन में एज अ रिसेप्टर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा या एज अ कैरियर प्रोटीन ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा, ये तो इसकी या तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो फिर ये करेगा ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल जो है हमारे पास आफ्टर मॉडिफिकेशन ये एक अनदर फॉर्म में भी बाहर आ सकता है, एक्सोसाइटोसिस इसकी हो सकती है कि ये या तो इसकी मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेशन होगी एज अ हार्मोन, ठीक है, या एज अ एंजाइम, एज एन एंजाइम और एज अ हार्मोन इसकी इनकॉर्पोरेशन होगी, राइट। या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आफ्टर मॉडिफिकेशन ग्लाइकोप्रोटीन कम्स आउट एज अ वेसिकल व्हिच इज कॉल्ड एज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स, ठीक है। ये भी ऑर्गेनेल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल बना, ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन पर बना फिर आगे मॉडिफिकेशन हुई और एज अ वेसिकल इसकी बडिंग हुई ER से, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि ये जो गोल्जी बॉडी है इसमें एंडोसाइटोसिस हुई और फिर फर्दर मॉडिफिकेशन हुई, ठीक है, और फिर ये एक्सोसाइटोस होकर 3 डिफरेंट फॉर्म्स में बाहर आ सकता है इन दी साइटोप्लाज्मिक एरिया, राइट। तो मेन फंक्शन ऑफ RER क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, राइट। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन इसका है लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियस अज्यूम किया कि एक न्यूक्लियस है उसमें DNA प्रेजेंट है, ठीक है, इसके साथ ही ये स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमने बनाया हुआ है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो SER है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए होते हैं। हमने एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए 2 ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन ट्रांसपोर्टर एंड दिस इज द सेकंड वन ट्रांसपोर्टर। साइटोप्लाज्मिक एरिया में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये थ्रू ट्रांसपोर्टर्स ये यहाँ से SER के ल्यूमेन में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सीरीज ऑफ मल्टीपल एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब रिएक्शंस होते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये आफ्टर पासिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ मल्टीपल एंजाइमेटिक रिएक्शंस ये 3 फॉर्म्स में बाहर आ जाता है या 3 फॉर्म्स में इसकी एक्सोसाइटोसिस हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो ये ल्यूमेन या लेमिनर एरिया ऑफ द SER में एंजाइमेटिक रिएक्शन से पास होने के बाद या तो ये फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है,
जो कि फिर फ्री फैटी एसिड जो है या एफएफए जो है ये फिर आगे फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ भेज दिए जाते हैं, फिर इसके बाद इससे एटीपी की सिंथेसिस होती है। या सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इससे फॉस्फोलिपिड्स भी बन सकते हैं, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड्स जो है फिर आगे जाके तो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। एज यू नो दैट सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये या तो जाके उधर सेल मेम्ब्रेन में की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, या फिर क्या होगा कि ये तो after passing through a series of enzymatic reactions ये एसिटाइल को जो है ये या तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल में ये बाहर एक्सोसाइटोस हो सकती है। इस कोलेस्ट्रॉल इज अ मेंबर ऑफ लिपिड फैमिली, ठीक है। ये लिपिड फैमिली का एक मेंबर है, ठीक है। और इससे फिर आगे जाके तो बहुत सारे मटेरियल्स बन सकते हैं। सपोज हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल से बन सकते हैं, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारे पास, तो एड्रिनल ग्लैंड के का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसके कॉर्टिकल एरिया में या कॉर्टिकल सेल्स में जो एचसीआर होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाने में हेल्प करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं उसमें। इसके अलावा जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये भी बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। सपोज हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस के सेल्स जो होते हैं जो है लेडिक सेल्स ऑफ दी टेस्टिस, वो उसके एचसीआर जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ओवरियन सेल्स जो होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन में भी इनकॉर्पोरेट होकर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। आपको याद होगा कि सेल मेम्ब्रेन में हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन हैज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स इन इट्स स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अलावा ये जो एचसीआर है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। डिटॉक्सिफिकेशन में कैसे इन्वॉल्व होता है कि सपोज अगर हम कोई ड्रग लेते हैं या कोई टॉक्सिन वगैरह हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, या अल्कोहल वगैरह या कोई ऐसा हार्मफुल कोई केमिकल हम लेते हैं, हमारी बॉडी में अगर चला जाता है, तो क्या होता है कि जब ये ड्रग्स या हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस जब इधर इन ट्रांसपोर्टर से एचसीआर में अंदर चले जाते हैं, तो लेमिनर एरिया ऑफ द एचसीआर में कुछ एंजाइम्स होते हैं व्हिच आर कॉल्ड एज साइटोक्रोम P450। ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि इन केमिकल्स और ड्रग्स वगैरह को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, या वी कैन से दैट this enzyme converts the active form of the drug into the inactive form of the drug. Okay, we can also say that कि लिपिड सॉल्युबल फैट्स को ये वाटर सॉल्युबल फैट्स में कन्वर्ट करके थ्रू फीसेस और यूरिन ये बॉडी से एक्सक्रीट कर लेता है। इसके अलावा एचसीआर जो है तो ये क्या करता है कि ये कैल्शियम आयन की स्टोरेज का काम करता है। कैल्शियम आयन की स्टोरेज करता है इन मसल्स एंड इन नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये फिर कैल्शियम आयन कब रिलीज होते हैं? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, या जब न्यूरॉन्स नर्व इंपल्सेस जनरेट करता है, तो उस वक्त इसकी रिलीज होती है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है एचसीआर का कि जब इंटेस्टाइन में जब लिपिड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है या जब लिपिड एमल्सिफाई हो जाती है, तो लिमिनर एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन है उसमें ये लिपिड आफ्टर एमल्सिफिकेशन ये एफएफए यानी फ्री फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई प्रेजेंट होते हैं जिनमें जो कि सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनको एंटीरोसाइट्स कहते हैं, इन एंटीरोसाइट्स में जो एचसीआर प्रेजेंट होते हैं इनमें ये फ्री फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये एट द अदर एंड ये ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं या एक लिपिड की फॉर्म में ये बाहर आ जाता है। तो वी कैन से दैट कि ये एफएफए और ग्लाइसोल मॉलिक्यूल जहां से अंदर गए एचसीआर में, जो एंटीरोसाइट के जो एचसीआर है तो ट्रांसपोर्टर से ये इन द ल्यूमेन ऑफ द एचसीआर ये अंदर गए, ठीक है। और एट द अदर एंड ये इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड ये बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह ये जो एचसीआर है इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो ये फैटी एसिड्स और ये लिपिड्स वगैरह जो है तो ये फिर आगे गोल्जी बॉडीज की तरफ ये ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उनकी फिर जो लास्ट पैकिंग होती है वो या लास्ट जो पैकेजिंग होती है वो गोल्जी बॉडीज के थ्रू ही होती है।
अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ईआर, और अगर हम समराइज करना चाहें ईआर के फंक्शंस को, तो हम कैसे समराइज करेंगे कि ईआर इज इन्वॉल्व इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। जो आरईआर है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा लिपिड सिंथेसिस करती है, एसईआर इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जो मटेरियल बनता है लिपिड्स प्रोटीन वगैरह, तो तमाम सेल में इसकी ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनेल टू द अनदर वन। प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड फोल्डिंग, ठीक है, हमने जैसे आरईआर के फंक्शन में पढ़ा कि प्रोटीन की या ग्लाइकोप्रोटीन की मॉडिफिकेशन, फर्दर मॉडिफिकेशन और फोल्डिंग होती है। इसी तरह हमने डिटॉक्सिफिकेशन की बात की कि एसईआर इज आल्सो इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। कैल्शियम आयन स्टोरेज में इन्वॉल्व है, ठीक है, कि ये कैल्शियम आयन की स्टोरेज करती है इन नर्व सेल्स एंड इन मसल सेल्स, और जब मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और जब नर्व सेल्स और जब न्यूरॉन्स नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं, तो तभी कैल्शियम आयन की रिलीज होती है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में इन्वॉल्व है ईआर, यानी जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, तो ये मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस करती है। वेजिकल फॉर्मेशन, हमारे पास यहाँ से ब्लड की फॉर्म में एक ट्रांसफर वेजिकल बनता है, ठीक है, जो मटेरियल्स को लेके तो ईआर से गोल्जी बॉडी की तरफ लेके जाता है, तो ट्रांसफर वेजिकल फॉर्मेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होती है, इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, स्पेशली जब लिवर सेल में जो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है, तो वो ईआर के थ्रू ही होती है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन, ठीक है। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स से, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने क्या किया कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट किया, फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल स्टार्ट किया, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंपोनेंट, ठीक है, व्हिच इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी डेफिनेशन और इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ हम आए, हमने पढ़ा कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इज कंसिस्ट ऑफ three types of components. First one is cisternae, which is flattened elongated membrane bound insects and is involved in protein synthesis. Tubules are the long narrow branching membrane bound tubes and these are involved in lipid synthesis. ये इसके स्ट्रक्चर्स एंड डायग्राम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने वेजिकल्स जो कि थर्ड कंपोनेंट है ईआर, इसके बारे में पढ़ा कि these are the small spherical membrane bounded sacs, ठीक है, these are involved in the transport of protein and lipids between the organelles. फिर हमने फंक्शंस ऑफ आरईआर एंड फंक्शन ऑफ एसईआर पर हम, ठीक है, कि न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होती है, इसके रिजल्ट में मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो थ्रू न्यूक्लियर पोर वो बाहर साइटोप्लाज्मिक एरिया में आता है, फिर ये इधर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाता है और यहाँ पे ट्रांसलेशन होके ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है ल्यूमेन ऑफ दी आरईआर में, ठीक है, और यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या एक पॉलीसेकेराइड चेन यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाती है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की फर्दर मॉडिफिकेशन होती है और एज अ वेजिकल ये क्या होता है कि वेजिकुलर फॉर्म में ये ईआर से बड होके बडिंग इसकी हो जाती है और एक ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्म में ये बाहर आ जाता है, ठीक है, और इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन की एंडोसाइटोसिस होती है टुवर्ड्स दी गोल्जी बॉडीज, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होकर इसकी एंडोसाइटोसिस होती है इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर्स और कैरियर प्रोटीन और इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स और एंजाइम, ठीक है, incorporated in the cell membrane, ठीक है, और in the form of a lysosome. Now coming towards the function of SER, SER का क्या फंक्शन है कि हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एरिया में मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको एसिटाइल कोए कहते हैं, ठीक है। ये जब थ्रू ट्रांसपोर्टर ये एसईआर के डीएनए में जाता है तो इधर सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। इसके रिजल्ट में हमारे पास या तो फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं जिसकी आगे तरफ बीटा ऑक्सीडेशन होती है और इससे एटीपी बनता है, या तो फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं और या फिर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल से फिर आगे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स और सेल मेम्ब्रेन वगैरह की बायोजेनेसिस हो सकती है। इसके अलावा हमने कहा कि एसईआर इज आल्सो इन्वॉल्व इन दी डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि ल्यूमेन ऑफ एसईआर में साइटोक्रोम P450 एंजाइम प्रेजेंट होती है। जब कोई ड्रग लेता है या कोई अल्कोहल या कोई हार्मफुल कोई केमिकल सब्सटेंस किसी की बॉडी में एक्युमुलेट हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि एसईआर में जब इसकी ट्रांसपोर्टर जब इसकी एक्युमुलेशन होती है तो यहाँ पे ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस ड्रग को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। इसके अलावा SER is also involved in the storage of calcium ions.
फिर हमने समरी पढ़ी, डिस्कस की हमने समरी फंक्शंस ऑफ ईआर की के इट इज इन्वॉल्विंग प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, protein modification and folding, detoxification, calcium ion storage, membrane biogenesis, vesicle formation and carbohydrate metabolism. This was all about the today's lecture. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो, अगर आपको हेल्पफुल लगती हो, तो लाइक, शेयरिंग, सब्सक्राइब कीजिएगा टू माइंड मीट बायोलॉजी 360 और बेल आइकन मस्ट प्रेस करें ताकि आप न्यू आने वाली एक्साइटिंग बायोलॉजी लेक्चर से आप नोटिफाई हो सकें. Keep learning, keep growing, and I'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.